हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग है ना। 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग और लास्ट टर्म तक हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके थे। बच्चों आपको समझना है, देखो इधर समझो, मैं एक कंसेप्ट से सिखाता हूँ। अगर मैं ओजोन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर में 18 इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपने 4 खर्च कर दिए एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, बचे कितने 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन से आप अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा कर दो। अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा कर दिए, कितने खर्च हो गए 12 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को किसको दे दो, सेंट्रल एटम को दे दो। अब आप ये देखो कि अटैच एटम का सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इन इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करो मल्टीपल बॉन्ड बनाने में। तो इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा बच्चों वो इस तरीके का होगा। ये इस तरीके का लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा ओजोन का। बच्चों ओजोन का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ओजोन का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो ये है। और इस शेप का नाम जब आगे पढ़ोगे, इस शेप को एंगुलर कहते हैं। इस शेप को एंगुलर कहते हैं और ये ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बताइए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके, 2 2 4 2 6 और 1। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे 2 2 4 और 2 6। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 5 कैसे रह गए, एक कहां चला गया, इसके पास 7 कैसे हो गए, एक कहां से आ गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को समझो आप। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 7 कैसे हो गए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 कैसे हो गए, एक कहां चला गया। तो इसी चीज को समझाने के लिए कंसेप्ट आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल चार्ज कहेंगे। बच्चों ये एक इमेजिनरी चार्ज है जो लुईस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया। अब लुईस का स्ट्रक्चर में ये कहां से कैसे बताएं, एक चार्ज लगाया गया लुईस के स्ट्रक्चर में जो कि एक्सप्लेन करता था लुईस के स्ट्रक्चर्स को। और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस कंसेप्ट का कोई मायने नहीं थे। समझ गए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस कंसेप्ट को कोई मायने नहीं थे। बहुत पुराना कंसेप्ट है, जब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कवर नहीं हुआ था। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कवर हो गया उसके बाद फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। फॉर्मल चार्ज उस समय दिया गया जब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कवर नहीं हुआ था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के आ जाने के बाद फॉर्मल चार्ज के कोई मायने नहीं है। अब मेरी बात आप ये समझनी है कि फॉर्मल चार्ज को निकाले कैसे। तो फॉर्मल चार्ज को निकाला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस ट्वाइस इनटू लोन पेयर। ये फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस ट्वाइस इनटू लोन पेयर। पेयर है बच्चों, ये पेयर है ना, दो को मिला के एक पेयर बनता है। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ऑक्सीजन जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा, जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन जब भी ट्रिपल बॉन्ड या 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा तब उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 होगा। और ऑक्सीजन जब भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वैसे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है, डाइवैलेंट होता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तब उस पर फॉर्मल चार्ज -1 होगा, इस पर +1 होगा। ये बता दिया मैंने। ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड ना लिखकर उसको लिख दो, जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा बच्चों, +1 होगा। और जब भी ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगा बच्चों वो -1 होगा। फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है लुईस के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। लुईस के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक चार्ज यूज किया गया, उसको फॉर्मल चार्ज बोला गया। और वो चार्ज लुईस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता था कि लुईस के स्ट्रक्चर में, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, इस ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक चार्ज यूज किया गया जिस कंसेप्ट को बोला गया फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को निकालना बड़ा आसान था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस ट्वाइस इनटू लोन पेयर।
अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 होता है, और अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 होता है। और अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 होता है। इस बात को आप जरा समझ लीजिए। ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो फॉर्मल चार्ज 0 होता है, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसमें फॉर्मल चार्ज -1 होता है, और ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड्स बनाता है तो उसमें जो फॉर्मल चार्ज है वो +1 होता है। ये फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूं। फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है लुईस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बच्चा मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले कि सर ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 दिख रहे हैं वैलेंस शेल में, तो ये 7 कैसे हो गए? ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये 5 कैसे हो गए? 5 नहीं दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5। आप इस कंसेप्ट को समझो जरा, मेरी बात को आप समझो। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस ट्वाइस इनटू लोन पेयर। फॉर्मल चार्ज अगर हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो फॉर्मल चार्ज +1, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसमें फॉर्मल चार्ज -1, ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें फॉर्मल चार्ज 0। ये छोटी सी बात थी। अब यहां पर हम इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। मान लो अगर मैं आपसे ये पूछूं इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, तो आप बोलेंगे +1। मैं बोलूं इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप बोलेंगे -1, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज है 0। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं ओजोन के अंदर जिनके ऊपर मैंने फॉर्मल चार्ज लगा दिया है। इस ऑक्सीजन को आप नंबर 1 दे दो, इस ऑक्सीजन को आप नंबर 2 दे दो, इस ऑक्सीजन को आप नंबर 3 दे दो। इस ऑक्सीजन को आपने नंबर 1 दे दिया, इस ऑक्सीजन को आपने नंबर 2 दे दिया, इस ऑक्सीजन को आपने नंबर 3 दे दिया। दिस ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब हम पहला फॉर्मल चार्ज निकालते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे निकालते हैं। अब ये बताओ इसके पास कितने, इसके पास बॉन्ड पेयर है? तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर ये ना, एक बॉन्ड पेयर ये ना, माइनस ट्वाइस इनटू 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो इसमें फॉर्मल चार्ज आएगा 0। अब हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं ऑक्सीजन नंबर 2 पर। तो जरा चेक करो, ऑक्सीजन नंबर 2 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं? जरा देखो 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर है, माइनस ट्वाइस इनटू लोन पेयर 1, तो आंसर आ गया +1। अगर मैं ऑक्सीजन नंबर 3 की बात करूं, तो उस पर 6 माइनस कितने लोन पेयर? बताओ कितने लोन पेयर है? 1 2 3। कितने बॉन्ड पेयर है? एक बॉन्ड पेयर है। कितने लोन पेयर है? तो ये आंसर आ गया -1। तो आप लोगों ने तीनों के फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। अब फॉर्मल चार्ज से स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है? स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है? स्टेबिलिटी के लिए फॉर्मल चार्ज कम होना चाहिए। जितना फॉर्मल चार्ज कम होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर्मल चार्ज कम होना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कम है। इसीलिए हम ये कोशिश करेंगे कि फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कम है। आप जरा इस बात को समझ लीजिए कि मैंने कैसे निकाला है, और मैं यहां पर लिख देता हूं बार बार कि फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस ट्वाइस इनटू लोन पेयर। ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है, लुईस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। उस चार्ज को क्या बोला जाता है? फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से, और कैसे कंसेप्ट को समझा है वो समझिए आप। तो आप ओरली भी बता सकते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अब बच्चों बात आती है, एक और केस ले लेते हैं, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो सीओ का सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सीओ के पास टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए हमने बॉन्ड बनाने में, तो 10 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में से 2 खर्च हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करो।
अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दो? सेंट्रल एटम को दे दो, कार्बन को। बट आप ये देख रहे होगे कि किसका ऑक्टेट पूरा नहीं है? कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इन इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कराओ मल्टीपल बॉन्ड बनाने में। तो अब भी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। अब भी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। फिर से ऑक्टेट बनाने पूरा करवाओ। तो अब ये दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। आप बता सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर ये टोटल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना होगा? यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर होगा फॉर्मल चार्ज +1, यहाँ होगा -1। कार्बन के पास 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 5। तो कार्बन के पास 4 होते हैं, 4 के बाद 1 कहां से आ गया? तो फॉर्मल चार्ज -1। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 कहां चला गया? तो फॉर्मल चार्ज +1। अब इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। फॉर्मल चार्ज कार्बन पर कैसे निकालेंगे? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर देखो 3 बॉन्ड पेयर, माइनस ट्वाइस इनटू लोन पेयर, तो आंसर आ गया ये -1। फॉर्मल चार्ज हम ऑक्सीजन पे निकाल के देखते हैं। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर 3 माइनस लोन पेयर, तो ये आंसर आ गया +1। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। फॉर्मल चार्ज आपने कार्बन मोनोऑक्साइड पे निकाल लिया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज आता है -1 और ऑक्सीजन के ऊपर आता है +1। बोलो बच्चों, ये भी बात खत्म हो गई, आप पूरा इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं एक और केस बता रहा हूँ। तो फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम जो फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं, वो हम फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं इन HNO3। तो आप पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। HNO3 में 6 3 18 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खर्च करेंगे जरा HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दूं मैं। बच्चों आप ये समझना, अब आप खुद सोचो, मैं आपको ओरली तरीका बताता हूं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 होगा। इसके पास कितने? 2 2 4 2 6 और 1 7, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 होगा। इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 होगा। इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, इसके पास कितने? 1 2 3 और ये 4, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 होगा। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 क्यों बेटा? दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। ये HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब जरा आप मुझे बताओ, हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? अगर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर है, माइनस लोन पेयर कितने? एक भी नहीं, एक भी नहीं, तो आंसर आ गया +1। एक भी नहीं, कहां है लोन पेयर? इसके पास नहीं है। अगर मैं फॉर्मल चार्ज बात करूं, दिस इज द ऑक्सीजन नंबर 2, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 कैसे निकालोगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर 1, माइनस लोन पेयर ट्वाइस इनटू 3, आंसर आ गया -1। क्लियर? तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना ऑफ HNO3 एंड देयर इज अ फॉर्मल चार्ज। इस पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0। इस पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0। नाइट्रोजन कभी भी अगर 4 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 हो गए तो इसका मतलब 1 चला गया, 1 चला गया मतलब +1। ये कहानी है किसकी बच्चों? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है, और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है फॉर्मल चार्ज को क्या करने की बच्चों? मिनिमाइज करने की, ठीक है। जरा समझते हैं। अब अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब लुईस के लिमिटेशंस क्या हैं? लुईस की है ना बच्चों, लुईस की लिमिटेशंस क्या हैं, वो चीज हम समझ रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ लुईस कंसेप्ट है ना। फिर मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कराऊंगा, लिमिटेशंस ऑफ लुईस कंसेप्ट।
तो लुईस के कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या है? पहली बात तो इसकी एक सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है कि लुईस कंसेप्ट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। लुईस कंसेप्ट ने शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं की। लुईस कंसेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। लुईस का कंसेप्ट अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। लुईस कंसेप्ट ने कभी भी ज्योमेट्री को और शेप को नहीं समझा पाए, किसी भी मॉलिक्यूल की ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाए। इन्होंने शेप और ज्योमेट्री के बारे में कोई बात नहीं की थी। लुईस का कंसेप्ट के बारे में जो सेकंड बात है, लुईस ने एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की। लुईस ने एनर्जी के बारे में भी कोई बात नहीं की। जैसे होता है ना, जब बॉन्ड बनाते हैं ना, तो बॉन्ड बनाते वक्त हम पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो लुईस ने एनर्जी के बारे में भी कोई बात नहीं की थी। लुईस की सारी थ्योरी किस पे बेस्ड थी? लुईस की सारी थ्योरी थी ऑक्टेट के ऊपर बेस्ड। तो लुईस का कहना था हर एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो अब ये मानो कि जिन स्पीसीज के अंदर ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो वो लुईस के हिसाब से अनस्टेबल होनी चाहिए थी, बट फिर भी ऐसी स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी। तो लुईस इस बात को नहीं समझा पाए। लुईस ने कभी भी किसके बारे में बात नहीं करी? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री के बारे में कभी कोई बात नहीं की। लुईस ने कभी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में बात नहीं करी। असली में जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो हम एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। लुईस ने एनर्जी के बारे में बात नहीं की। लुईस का जितना सारा कंसेप्ट था वो सारा ऑक्टेट रूल पे बेस्ड था। तो लुईस का जो सबसे पहला फेलियर है, ऑक्टेट रूल का फेलियर जो है, लुईस का जो ऑक्टेट रूल का फेलियर है, जो बच्चों आप बड़े आराम से पढ़िएगा एनसीईआरटी से, ऑक्टेट रूल का जो लुईस का फेलियर है उसमें जो सबसे पहला फेलियर है लुईस के ऑक्टेट रूल का वो ये है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज उन स्पीसीज को बोलते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम। उन स्पीसीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम। ऐसी स्पीसीज जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे तो ऐसी स्पीसीज को हम लुईस एसिड भी कहेंगे। लुईस एसिड क्यों कहेंगे? इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इसीलिए इनको लुईस एसिड कहेंगे। आप ये देखिए कि लुईस का कहना था जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो अनस्टेबल होने चाहिए। फिर भी ऐसी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही थी जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं BeCl2। तो अगर आप BeCl2 में देखें तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। फिर भी एग्जिस्ट करता है BeCl2। BeCl2 एग्जिस्ट करता है। आप ये सोचो ना, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो काउंट करो, 1 2 3 4। आफ्टर शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बोरोन की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास आफ्टर शेयरिंग? 2 2 4 और 2 6। तो बोरोन के पास आफ्टर शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी लुईस BF3 भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। BeCl2 भी एग्जिस्ट करता है, BF3 भी एग्जिस्ट करता है, पर लुईस के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लुईस का कहना था जिन स्पीसीज के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं उनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। ये लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की, लुईस की। ये लुईस के ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है बच्चों, ये लुईस के ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लुईस के ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है। BeCl2 की बात कर लो, BF3 की बात कर लो, ये लुईस रूल के। अब इसके बाद और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया लुईस। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब है ऐसी स्पीसीज जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसी स्पीसीज के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? अनपेयर्ड रहता है। ऐसी स्पीसीज को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहते हैं। तो लुईस का कहना था अगर आउटर मोस्ट शेल में आफ्टर शेयरिंग अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, अनस्टेबल होनी चाहिए थी। बट ये तो स्टेबल है, ये तो एग्जिस्ट करती है। BeCl2 एग्जिस्ट करता है, BF3 एग्जिस्ट करता है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में बड़ा फेमस एग्जांपल है NO। अगर मैं बात करूं N डबल बॉन्ड O
आप जरा देखो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, आप ये जरा जरा मुझे बताओ कितने नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 देखो 2 तो 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर शेयरिंग किसके पास, NO के पास, नाइट्रोजन के पास आफ्टर शेयरिंग। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है, आपको मालूम है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। NO के अंदर नाइट्रोजन है हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर मैं NO2 की बात करूं बच्चों, NO2 की बात करता हूं, आप जरा देखो नाइट्रोजन के पास आफ्टर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो नाइट्रोजन के हिसाब से लुईस के हिसाब से ये कहना था कि जिन स्पीसीज के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो सारी स्पीसीज अनस्टेबल होंगी, ऐसी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, बट ऐसी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिनके पास या तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन है, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, बेचारे गरीब हैं। लुईस एसिड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये आगे जाके लुईस एसिड का काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे दूसरों से। ऐसी स्पीसीज जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसी स्पीसीज को हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहते हैं। तो लुईस के हिसाब से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, बट ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ये सब लिमिटेशंस थे किसके, लुईस के, ये सब लिमिटेशंस थे लुईस के। जो थर्ड कंसेप्ट है लुईस का लिमिटेशन का, बच्चों जो थर्ड कंसेप्ट है लुईस के लिमिटेशन का थर्ड, वो है सुपर ऑक्टेट स्पीसीज। सुपर ऑक्टेट का मतलब है, सुपर ऑक्टेट का मतलब है ऐसी स्पीसीज जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 10 इलेक्ट्रॉन या 12 इलेक्ट्रॉन या फिर 14 इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पीसीज को सुपर ऑक्टेट कहते हैं। आपको मैं बता दूं सुपर ऑक्टेट वही स्पीसीज बना सकते हैं जिनके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा, ऐसी स्पीसीज जिनके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा वही सुपर ऑक्टेट बना सकती है। जनरली थर्ड पीरियड के मेंबर सुपर ऑक्टेट बनाते हैं, जनरली थर्ड पीरियड के मेंबर सुपर ऑक्टेट बनाते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, एक और बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि सेकंड पीरियड के मेंबर, सेकंड पीरियड के मेंबर अपनी आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते, समझ रहे ना मेरी बात। सेकंड पीरियड के मेंबर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन बताइए क्या है। सेकंड पीरियड के मेंबर जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई वैकेंट, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, उनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, उनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते। सेकंड पीरियड के मेंबर कभी भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए सेकंड पीरियड के मेंबर सुपर ऑक्टेट की फॉर्मेशन नहीं करते, इसीलिए सेकंड पीरियड के मेंबर सुपर ऑक्टेट की फॉर्मेशन नहीं करते, इसीलिए सेकंड पीरियड के मेंबर सुपर ऑक्टेट की फॉर्मेशन नहीं करते। तो जरा सुपर ऑक्टेट के एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है थर्ड पीरियड के मेंबर ऑक्टेट या अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं और 8 से ज्यादा भी कर सकते हैं। थर्ड पीरियड के मेंबर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं और 8 से ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग PCl5, SF6, IF7। आप जरा समझो, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 के पांचों शेयर कर दिया, आफ्टर शेयरिंग इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 शेयर कर दिया, आफ्टर शेयरिंग इस पे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। IF7 आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 के साथ शेयर कर दिया, आफ्टर शेयरिंग इस पे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये सारे सुपर ऑक्टेट बनाते हैं। तो सुपर ऑक्टेट स्पीसीज भी इसके हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसका कहना था 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था आउटर मोस्ट शेल में, ना तो 8 से ज्यादा हो सकते हैं ना 8 से कम में हो सकते हैं। तो 8 से कम वाली स्पीसीज भी एग्जिस्ट कर रही थी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी एग्जिस्ट कर रही थी, सुपर ऑक्टेट स्पीसीज भी क्या कर रही थी,
एग्जिस्ट कर रही थी। बच्चों ऐसा नहीं है कि सल्फर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, 8 भी कर सकता है, 8 से ज्यादा भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, 8 से ज्यादा भी कर सकता है। सल्फर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है और 8 से ज्यादा भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो सुपर ऑक्टेट की फॉर्मेशन कर लेता है। क्यों कर लेता है सुपर ऑक्टेट की फॉर्मेशन? क्योंकि उसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है। तो सेकंड पीरियड के मेंबर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी नहीं कर सकते। सेकंड पीरियड के मेंबर कभी भी सुपर ऑक्टेट की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों फोर्थ ड्रॉबैक बताओ। इसने क्या कहा था, ये मतलब लुईस की जो ऑक्टेट थ्योरी है, लुईस की जो ऑक्टेट थ्योरी है ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? लुईस की जो ऑक्टेट थ्योरी है ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। ये किसके ऊपर बेस्ड है? इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस पे बेस्ड है। इनर्ट जो नोबल गैसेस होती है वो इनर्ट होती है, और नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती है? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके 8 होते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इसीलिए वो इनर्ट होती है। तो इसका मतलब है इन नोबल गैसेस तो कभी कंपाउंड बनाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि उनका तो पहले से आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। बट ये थ्योरी कब फेल हुई? जब इनर्ट गैसेस ने भी कंपाउंड बनाए, जैसे XgF2, जैसे ज़ेनॉन ने बनाया XgF4, जैसे क्रिप्टन ने बनाया KrF2। इनके केसेस में फेल हो गई। भाई इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में तो ऑलरेडी पहले से 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनको तो कभी बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी नहीं चाहिए थी, बट वो फिर भी बॉन्ड बनाती है। जैसे XgF2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। XgF4 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। KrF2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप समझो ना, इसका कहना, इसकी पूरी थ्योरी बेस्ड इस बात पे थी कि इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो तो स्टेबल है, इनका उनका इनर्ट है, स्टेबल है, इनर्ट है, फिर उनको कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी नहीं चाहिए थी, बट इनर्ट गैसेस बॉन्ड बनाती है। 3 इनर्ट गैसेस बॉन्ड बनाती हैं, ज़ेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन। 3 इनर्ट गैसेस के कंपाउंड नोन है, और 3 इनर्ट गैसेस ऐसी हैं जिनका कोई कंपाउंड नोन नहीं है। हीलियम, नियोन, आर्गन, इन 3 के नो कंपाउंड्स आर नोन। नो कंपाउंड्स आर नोन। इनके कोई कंपाउंड्स नोन नहीं है। हीलियम, नियोन, आर्गन, इनका कोई कंपाउंड्स नोन नहीं है, सिर्फ ज़ेनॉन, क्रिप्टन और रेडॉन के कंपाउंड्स नोन है। तो ये थ्योरी फेल हो गई। भाई इनर्ट गैसेस के तो आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको तो क्या नहीं करना चाहिए? बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए, पर वो तो बॉन्ड बनाती है। तो 3 इनर्ट गैसेस हैं जिनको कंपाउंड फॉर्मेशन करती हैं, ज़ेनॉन, क्रिप्टन एंड रेडॉन। और रेडॉन का रेडियो एक्टिव होती है रेडॉन, और रेडॉन का जो कंपाउंड नोन है वो है RnF2। तो ये लुईस का कंसेप्ट था बेटा, फॉर्मल चार्ज का। एक कंसेप्ट के साथ हमारा ये वाला जो लुईस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। बच्चों, वो लुईस का हमारा टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों यहां पर आप एक सोचो, अगर मैं आपको बोलूं SO4-2 का स्ट्रक्चर बनाने, सल्फेट कहते हैं, है ना? अगर मैं SO4-2 का स्ट्रक्चर बनाने को कहूं तो इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सल्फर के पास 6, ऑक्सीजन के पास 6 × 4 + 2, ये 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल नेट नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? -2, है ना? 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी के साथ खर्च कर दिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी के साथ खर्च कर दिए। नेट चार्ज कितना आना चाहिए? -2। नेट चार्ज इन सभी का कितना आना चाहिए? नेट फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए 32 में से? 8 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 24 बचे। 24 से इनका ऑक्टेट कंप्लीट करा दो, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करा दो। तो देखा जाए तो लुईस स्ट्रक्चर तो ये होना चाहिए था, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था लुईस का। अगर लुईस का ये स्ट्रक्चर होता तो बताओ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे फॉर्मल चार्ज होना चाहिए -1, इस पे होना चाहिए -1, इस पे होना चाहिए -1, इस पे होना चाहिए -1, और इस पे होना चाहिए +2, तभी आएगा नेट -2। अब खुद सोचो, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था लुईस का। नेट चार्ज कितना आना चाहिए? -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -1, -1, -1, -1 और +2, -2 आ रहा है ना? बोलो भाई, आप ये समझो,
जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। 7 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? इसका मतलब उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसमें फॉर्मल चार्ज -1 आएगा, नेट चार्ज -2 आना चाहिए। अब यहां खुद सोचो, सल्फर पर फॉर्मल चार्ज बहुत ज्यादा है, फॉर्मल चार्ज बहुत ज्यादा है, सल्फर में फॉर्मल चार्ज बहुत ज्यादा है, तो मैं इस फॉर्मल चार्ज को कम कर सकता हूं। कैसे? अगर ये ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड बना दे तो इसका चार्ज चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? अगर ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया तो उस पर फॉर्मल चार्ज कितना हो जाता है? 0। मुझे फॉर्मल चार्ज को कम करना है, तभी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। भाई मुझे फॉर्मल चार्ज क्या करना है? कम करना है, तभी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैं इसके फॉर्मल चार्ज को, सल्फर के फॉर्मल चार्ज को 0 कर देता हूं। कैसे करता हूं? देखो, ये ऑक्सीजन को मैं यहां से उठा के यहां डबल बॉन्ड बना दूंगा, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। इस ऑक्सीजन को भी उठा के मैं यहां से डबल बॉन्ड बना दूंगा, अब फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। अब हमारा कितना आ गया बताओ सल्फर में फॉर्मल चार्ज? सल्फर में फॉर्मल चार्ज आ गया 0, इन दोनों ऑक्सीजन पे भी कितना हो गया? 0। तो ये स्ट्रक्चर होगा लुईस का सल्फेट का। सल्फेट का लुईस का स्ट्रक्चर ये होगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। ये सल्फेट का कौन सा स्ट्रक्चर होगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। सल्फेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। बच्चों इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, ये मैं आपको करने को दे रहा हूं, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है? फॉर्मल चार्ज कम होना चाहिए। एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो पढ़ेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस ट्वाइस इनटू लोन पेयर। ठीक है? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिए। हमें फॉर्मल चार्ज को मिनिमम रखना होता है। और फॉर्मल चार्ज कैसे कम किया जा सकता है? अगर ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया तो उसमें फॉर्मल चार्ज -1 होता है, तो अगर आप ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज को कम करना चाहते हैं तो आप उसका क्या करते हैं? डबल बॉन्ड बना दे। अगर डबल बॉन्ड बना दे, यहाँ पर सल्फर ऐसा काम कार्बन नहीं कर सकता। कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ देखो सल्फर के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर सुपर ऑक्टेट बना सकता है, ऑक्सीजन नहीं कर सकता, नाइट्रोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता नाइट्रोजन? क्योंकि वो सुपर ऑक्टेट नहीं बना सकता, क्योंकि वो सेकंड पीरियड के मेंबर है। सेकंड पीरियड के मेंबर कभी भी सुपर ऑक्टेट की फॉर्मेशन नहीं करते। ओके, थैंक यू बच्चों, हमारा लुईस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक के आप नोट्स बनाइएगा। अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा, और जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।